महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को और इनको फांसी होने से रोक सकते थे। क्या तब भगत सिंह जी की उम्र थी 23 साल के। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक वापस से ग्रुप बनता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इतिहास में लिखा हुआ है। 6 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे शामिल थे। उस ज़माने में ना व्हाट्सएप चल रहा था, ना इंस्टाग्राम चल रहा था, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था कि क्विकली कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। फिर भी इनकी दीवानगी इतनी थी। तो स्वागत है आप सभी का परिधि लर्निंग की इस क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं शहीद दिवस के बारे में। 23 मार्च को शहीद दिवस है और शहीद दिवस की क्या इतिहास रही है, इसका क्या इतिहास है और क्यों ये इतना ज़रूरी है, ये सब हम आज जानेंगे। देखो, आज़ादी की जो लड़ाई रही है इसमें हमें कई प्रकार के नेता हमें देखने को मिले। स्पेशली 2 टाइप के, एक गरम दल और एक नरम दल। तो हर कोई ये बात करता है कि सबसे बड़े जो हीरो इसमें माने जाते हैं गरम दल के, वैसे शहीद भगत सिंह। तो भगत सिंह जी जो थे उनको लेकर के आज भी दीवानगी बिल्कुल परवान पे है। बहुत सारे लोगों के लिए वो आज भी रोल मॉडल है और लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके डिसीजन कुछ ऐसे थे। उनके बारे में भी आज हम जानेंगे कि शहीद भगत सिंह ऐसे क्यों खास हैं, और इसी के साथ हम जानेंगे और कुछ कंट्रोवर्सीज उनके बारे में भी हम अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। तो देखो, शहीद भगत सिंह, इनका सबसे पहले बर्थ देख लो आप लोग। तो 1907 में 1907 में इनका जन्म होता है। 1907 में जब इनका जन्म हुआ, जो कि आज पाकिस्तान में वो इलाका चला जाता है, अभी पाकिस्तान में है वो जगह जहाँ पे इनका जन्म हुआ, बंगा। इनका जन्म हुआ और जन्म के बाद हम डायरेक्ट इसको आगे देख के चलते हैं। इनके पिताजी का नाम किशन जी था और माताजी का नाम विद्यावती। अच्छे परिवार से थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि फिर आगे आप देखते हैं, आपके 10th क्लास का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें 1915 से इतिहास की जो पुस्तक है इंडियन हिस्ट्री की, वो शुरू हो जाती है। नेशनलिज्म इन इंडिया 1915 से उसकी स्टोरी बताई हुई है। तो 1915 के बाद में हम देखते हैं महात्मा गांधी इंडिया आते हैं। उसके बाद से भारत के जो क्रांतिकारी या फिर जो क्रांति वाले जो आंदोलन थे, वो आंदोलनों की एक तरीके से उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। पहले जो था वो अलग तरीके से चल रहा था और अब जो है महात्मा गांधी उसे अलग तरीके से चला रहे थे। स्पेशली महात्मा गांधी का जो मानना था वो ये था, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अहिंसा से ही क्या कर सकते हैं, हम सारे काम कर सकते हैं, बिना किसी का खून बहे, बिना किसी को मारे पीटे, अपना काम करवाना, ये है अहिंसा। मतलब किसी भी तरीके की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये महात्मा गांधी का मानना था। और महात्मा गांधी इसी का उपयोग करते हुए उन्होंने लॉन्च किया था सत्याग्रह। ठीक है, तो सत्याग्रह वो लेके आए, सत्य के लिए आग्रह। लेकिन महात्मा गांधी के टाइम पीरियड में ही, यानी कि 1919 से हम इस स्टोरी को एक बार शुरू कर रहे हैं। देखो, 1919 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे नेताओं को जो गरम दल के थे, जो हिंसा में विश्वास करते थे, उनको उन्होंने उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 1919 के टाइम पीरियड में, 1918 वाले समय में, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जितने भी ऐसे नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार किया था, उनको माफ़ी मांगने पर बरी कर दिया गया, उनको फ्री कर दिया, उनकी सज़ा ख़त्म कर दी। तो ऐसे में बहुत सारे जो युवा नेता थे, जो गरम दल से बिलोंग करते थे, उन लोगों की जब सज़ा माफ़ हुई तो वो लोग ज्वाइन कर लिए जाकर के सत्याग्रह। उस समय कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने आंदोलन लॉन्च किया था, जिसको आप जानते हो नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग। ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने लॉन्च किया। इस आंदोलन में वो जितने भी क्रांतिकारी जो हिंसा में विश्वास करते थे, गरम दल के थे, उन लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। बड़े ज़ोरों शोरों से उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की, इसको
पूरे तरीके से सक्सेसफुल करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन फिर आप जानते हैं कि चोरा चोरी वाला एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में गांधी जी ने यह आंदोलन भी विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। अब जैसे ही ये हुआ तो जितने भी वो गरम दल वाले नेता थे उनका दिमाग कर गया कि यार ये क्या है, इतनी बढ़िया तरीके से ये मूवमेंट चल रहा है और इस मूवमेंट को हम बिल्कुल पीक पे पहुंचाने वाले हैं, और तभी ये गांधी जी ने क्या कर दिया, ये मूवमेंट वापस क्यों ले रहे हैं। तो उनका अहिंसा से, सत्याग्रह से विश्वास जो बना था थोड़ा बहुत, वो भी टूट गया। अब जब ऐसा हो जाता है तो उन्होंने, उनकी मतलब इच्छाओं पे पानी फिर गया है। तो जब ऐसा हो जाता है तो उन्होंने क्या किया, उनकी तो ज़िंदगी एक तरीके से अधर में झूल गई थी। रीज़न क्या था कि आंदोलन के लिए या फिर देश को आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, कई लोग जो काम कर रहे थे वो उन्होंने बंद कर दिया, कई सारे लोगों ने तो अपना घर बार छोड़ दिया। और अगर इतना कोई डेडिकेशन दे देता है और उसके बाद वो फेल हो जाए, बिना अपनी गलती के फेल हो जाए, तो फिर तो गुस्सा बनता ही है। तो ऐसे में पूरा एक मामला जो पहले बना था कि हाँ जितने भी गरम दल के नेता हैं, ठीक है, जितने भी युवा लोग हैं, वो सब गांधी जी के पीछे आ गए थे। लेकिन गांधी जी ने जैसे ही ऐसे ही आंदोलन को विड्रॉ कर लिया तो वो सारे लोग वापस अपने अपने रास्ते पे चले गए। ठीक है, उन्होंने ये प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया कि गांधी जी या फिर जो उच्च स्तर के जो नेता हैं उनकी जो ये रणनीति है ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से भारत को कभी आज़ादी नहीं मिल पाएगी, ये उन लोगों का मानना हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे शायद ही कर ही लेते हैं कि नो चेंजर्स ग्रुप, एक तो था चेंजर्स ग्रुप, एक था नो चेंजर्स ग्रुप। चेंजर्स ग्रुप में अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो युवा लोग थे ये चाहते थे कि रणनीति में कुछ चेंज किए जाए, सत्याग्रह वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ी हिंसा भी होनी चाहिए ताकि क्या है अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सके। लेकिन कुछ नेता या ज़्यादातर नेता ऐसे थे जो हिंसा में विश्वास नहीं रख रहे थे, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं नो चेंजर्स ग्रुप। नो चेंजर्स ग्रुप। अब देखिए वे जो गरम दल वाले लोग हैं, जैसे कि भगत सिंह हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ठीक है, तो ये लोगों ने, इनके जो ग्रुप थे वो दो हिस्सों में या दो धाराओं में बट गए, दो धाराओं में बने हैं। एक हिस्सा जो था आपका नॉर्थ इंडिया, जिसमें पंजाब उत्तर प्रदेश वाले जो नेता थे वो आ गए। इसके अलावा दूसरा जो हिस्सा था वो बंगाल से था। तो बंगाल वाले इलाके को हम आज अभी नहीं देखने वाले, हम केवल फोकस करेंगे पंजाब वाले इलाकों पे। तो पंजाब के जो नेता थे इन्होंने ये विश्वास करते थे कि कैसे भी करके, चाहे युद्ध लड़ना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, चाहे हिंसा करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आज़ादी तो हम लेके रहेंगे। इसके लिए इन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि इन लोगों ने, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सोवियत रूस से। सोवियत रूस की जो पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसका नाम था बोल्शेविक। ठीक है, बोल्शेविक की क्रांति के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो बोल्शेविक जो क्रांति है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोल्शेविक क्रांति ये हुई थी 1917 में रूस में। एक ही बार में क्रांति हुई और एक ही बार में वहाँ पर सोवियत या समाजवाद का एक तरीके से सरकार बन गई। तो इस तरह की क्रांति में ये बिलीव करते थे और ये पूरी तरीके से सोच रहे थे कि हम बोल्शेविक पार्टी से क्या करेंगे, सहयोग मांगेंगे और इंडिया में भी ऐसा ही काम हम करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया जा सके। तो अक्टूबर 1924 का टाइम आता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ अक्टूबर 1924। इस दिन, इस महीने में ये क्या करते हैं, जितने भी गरम दल के नेता हैं ये लोग कानपुर में एक मीटिंग का आयोजन करते हैं। कहाँ पर? कानपुर में। और कानपुर में जब ये मीटिंग का आयोजन होता है तो वहाँ पर ये सब लोग डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ग्रुप बनना चाहिए, इसका काम क्या होगा, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होती है। तो ये वहाँ पर नाम रखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये पार्टी का नाम हो गया। अब इसका काम क्या रहेगा? देखो, ये सिंपल सा इनका काम है
कि भैया सशस्त्र क्रांति, हथियारों के साथ, आर्म्स के साथ, हथियारों के साथ हमें क्या करनी है, क्रांति करनी है, और उस क्रांति से हम क्या करेंगे, भारत को आज़ाद करा देंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश जो यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं इनको उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा, उखाड़ फेंकने के बाद इनका एक और प्लान है, ये बनाएंगे संयुक्त राज्य भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ध्यान से देखना बेटा, अच्छा ध्यान से देखिए आप सब कि अक्टूबर 1924 में कानपुर में मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जितने भी गरम दल के नेता थे उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो पार्टी या ग्रुप होगा उसका नाम होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का काम क्या है, इसका काम है भारत को आज़ाद करवाना। आज़ाद करवाने में कौन सा तरीका ये यूज़ करेंगे, ये तरीका यूज़ करेंगे सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारों के साथ ये क्रांति करेंगे और भारत को अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद करवाएंगे। दूसरा, आज़ादी के बाद इनको भारत को जो एक बनाना था या भारत को एक स्टेट के रूप में लेके आना था, तो कैसा स्टेट आएगा वो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो संघर्ष जो चल रहा था उसके लिए ज़रूरी था प्रचार करना। अब प्रचार करने के लिए इन्होंने जो तरीका चुना है वो थोड़ा अलग है। इन्होंने कई सारे पोस्टर वगैरह लगाए हैं, पैसा इकट्ठा करना था इनको। ठीक है, इनको पैसा इकट्ठा करना था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ये जो एक पार्टी थी या ग्रुप था, इसको आर्मी भी बोल सकते हो आप, एसोसिएशन भी बोल सकते हो। इन्होंने ये जिम्मा उठाया कि हमें कुछ पैसा भी कलेक्ट करना होगा और इसके अलावा इस बात का प्रचार भी करना होगा ताकि हमारे जो विचार हैं वो लोगों तक पहुँचे। तो एक घटना आती है जो आपको जाननी चाहिए, जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख दूं, काकोरी कांड। ठीक है, काकोरी कांड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए बनता है। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 का दिन है। 9 अगस्त 1925, ठीक है, 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी कांड हुआ है। अब ये कांड क्या है वो समझो आप, कि देखो काकोरी जो गांव है लखनऊ के पास, वहाँ पर इन आंदोलनकारियों ने या इन क्रांतिकारियों ने कुछ ट्रेनें रोक दी। जो सरकारी ट्रेन होती है मालगाड़ी, उनको रोक लिया और उनको रोक करके इन्होंने उनका खजाना लूट लिया। अब जब ये खजाना लूट लिया गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा इससे गुस्सा हो गई कि यार ये क्या तरीका है, 8 से 9 गाड़ियाँ इन्होंने एक साथ लूट ली। और अगर इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको माफ़ कर दे या छोड़ दे कि चलो कोई बात नहीं, लूट लिया, नहीं, ऐसा नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि फिर इंडिया के जो लोग रहते हैं यहाँ पे, गुलाम जिनको हम कह सकते हैं, उस ज़माने के हिसाब से जो हम गुलाम थे, उन गुलामों में क्या मैसेज जाएगा कि ब्रिटिश सरकार की इन्होंने 8-9 गाड़ियाँ लूट ली और ब्रिटिश सरकार कुछ भी नहीं कर पाए। तो ब्रिटिश सरकार एक्शन में आ जाती है, और जब ब्रिटिश सरकार एक्शन में आती है तो वहाँ पर अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और भी कई सारे नेताओं को, युवा नेताओं को गिरफ्तार करते हैं, जिनमें से 4 लोगों को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इनमें जैसे अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी दे दी जाती है, रोशन सिंह जी को भी फांसी दे दी जाती है, और बाकी के कुछ लोगों को, 4 को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, और कुछ और बचते हैं उनको भेज दिया जाता है काला पानी की सजा के लिए। तो वो काले पानी की सजा के लिए 17 लोग चले जाते हैं। तो ये तो था काकोरी कांड, लेकिन इसका क्या इफेक्ट पड़ा वो अब हम देखते हैं। तो देखो, ये जो मामला हुआ था, इस मामले से भारतीय लोगों के मन में एक तरीके से विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, भारतीय लोग भी अंग्रेजों को परेशान कर सकते हैं और अंग्रेज उनके सामने अजय नहीं है। अजय का मतलब है इनको हम जीत सकते हैं। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि अंग्रेज आपसे नहीं हारेंगे, अंग्रेज आपसे हार सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये जब घटना लोगों तक पहुंचती है तो लोगों के अंदर इस घटना को सुन करके एक तरीके से जोश उत्पन्न होता है, और उस जोश का यूज़ हम आगे अभी देखते हैं। ठीक है, तो क्रांतिकारी संघर्ष यानी क्रांति करने के लिए इस घटना को सुन करके लोगों के मन में जोश आता था, और जो जवान लोग थे, युवा लोग थे, वो तो और भी ज़्यादा जोशीले होते हैं। तो वो अब और तैयार हो जाते थे कि हाँ बिल्कुल हम क्रांति करने के लिए तैयार है, बताओ क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, ठीक है,
अच्छा देखो, एक बात और है कि जब इन पे ये कार्रवाई हुई है, काकोरी कांड होने के बाद जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई की वजह से बहुत सारे युवा नेता अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए। अब जब वो अंडरग्राउंड हो गए तो एक तरीके से ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, ये एक तरीके से ठप पड़ गया, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद का यहाँ पे रोल सामने आता है। चंद्रशेखर आजाद, इनकी इमेज आपने देखी होगी, मूंछ को ताव देते हुए। वो एक इमेज है इनकी हमारे पास, और उसी इमेज को हम अभी हर जगह पे सर्कुलेट करते हुए देखते हैं। तो ये क्या है कि छुप करके रहते थे, हमेशा फ़ोटोज़ वगैरह इन चीज़ों से बचते थे। लेकिन इनके ये कोई परिवार में या कोई कहीं पे फरारी काट रहे थे, तो वहाँ पर इनके मित्र ने ये शायद उनकी फ़ोटो ले ली थी, और ये फ़ोटो भी जो मिली है हमें, उसमें भी ये मूँछों पे ताव दे रहे। तो इतने गर्वीले लोग हुआ करते थे, ये गर्व करते थे, तो तभी तो क्रांतिकारी थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक वापस से ग्रुप बनता है, जिसमें सुखदेव, भगत सिंह जी, ठीक है, शिव कुमार जी, विजय कुमार जी, ये सब लोग इसमें आते हैं इस ग्रुप में। तो शिव वर्मा और विजय कुमार और भगत सिंह, सुखदेव जी, ये सब लोग चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA इस ग्रुप को फिर से जीवित करते हैं, क्योंकि ये काकोरी कांड के बाद में ये ग्रुप बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। इसको वापस से एक तरीके से इसमें प्राण फूंकने का जो काम किया है वो चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जी, भगत सिंह जी, शिव वर्मा और विजय कुमार जी ने मिलकर के किया। तो ये वापस से स्टार्ट हो जाता है। अब देखो 1928 के टाइम में, देखो 1928 के टाइम में 1928, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1928 में एक मीटिंग रखी जाएगी। 1928 में कोटला मैदान, कोटला मैदान कहाँ पे है? दिल्ली। कोटला मैदान दिल्ली, वहाँ पर एक मीटिंग रखी जाती है। इस मीटिंग में फिर से जितने भी गरम दल वाले नेता थे, ठीक है, क्रांतिकारी लोग थे, युवा नेता थे, वो सब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और वहाँ पर इकट्ठा होकर के इन्होंने जो मीटिंग की, उस मीटिंग में इन्होंने एक काम किया कि इस संगठन का नाम बदल दिया जाए। ठीक है, ये जो HRA था ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम इन्होंने यहाँ पर बदल दिया। क्या नाम रख दिया नया? ये देखें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये इस पार्टी का या इस ग्रुप का नया नाम हो जाता है। अब इसमें आप देखो, कंपेयर करो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और अब इन्होंने नाम क्या रखा है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नया एड क्या हुआ है बेटा? नया एड क्या हुआ है? सोशलिस्ट। तो ये सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ये चाहते थे कि सोशलिज्म, क्योंकि उस टाइम पे ये कार्ल मार्क्स हो गए, ठीक है ना, इनकी वो लेनिन हो गए, इनकी बातें बहुत ज़्यादा असर कर रही थी। आपने नोट किया होगा, नेहरू जी या इंडियन लीडर्स जो गांधी जी के साथ थे, उन लीडर्स पर भी सोशलिज्म का बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, क्योंकि सोशलिज्म एक तरीके से उस टाइम पे एकदम से नया क्रेज़ आया था कि हाँ, सोशलिज्म जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि वो बाद में हम देखते हैं कि भाई USSR का डिसइंटीग्रेट हो गया। खैर, फिलहाल उस टाइम पे लोग यही मान रहे थे कि हाँ, सोशलिज्म बेटर चीज़ है, सोशलिज्म जो तरीका है उससे बहुत अच्छी गवर्नमेंट बन सकती है और सबका भला होगा। ठीक है, तो इन्होंने HSRA नया नाम रख दिया, HSRA, HSRA, ठीक है, हसरा। तो ये नाम हो गया। अब आगे देखते हैं। जैसे ही ये ग्रुप सामने आता है तो जो क्रांतिकारी लोग थे, अब उनका विश्वास फिर से क्रांति में बढ़ने लगा। वो पहले डर रहे थे या फिर वो घबरा रहे थे कि अब कैसे काम होगा, कैसे काम होगा, क्रांति करने का कोई तरीका नहीं है या कोई हमारे पास लीडर नहीं है। लेकिन अब HSRA जो ग्रुप था वो सामने था, और इनमें आप यहाँ से देखोगे कि घटनाएं थोड़ी सी क्रिटिकल होती जाएगी। क्रिटिकल मतलब कि
ऐसी घटनाओं की तरफ हम जाएंगे जहाँ पर हमें हमारे प्यारे जो नेता हैं उनको हमसे दूर जाते हुए देखेंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को वो प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से वो कहानी चेंज होती है। अब देखो, आपने पढ़ा होगा लाठीचार्ज हुआ था लाला लाजपत राय पर। साइमन कमीशन इंडिया आया था, तब सबने वो नारा लगाया था, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। हम इसमें नहीं जाएंगे कि वो क्यों गो बैक बोल रहे थे, क्योंकि आप ये अच्छी तरीके से जानते हो कि वो क्यों बोल रहे थे। तो साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो लाहौर में लाला लाजपत राय थे, इनको शेर ए पंजाब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शेर ए पंजाब। अब शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय वहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, और साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त पुलिस अधिकारियों ने क्या किया? लाठीचार्ज किया। पुलिस अधिकारियों ने क्या किया? लाठीचार्ज किया, और उस लाठीचार्ज में सिर पर लाठी लगने की वजह से लाला लाजपत राय वहीं पर शहीद हो जाते हैं। और जब लाला लाजपत राय शहीद होते हैं तो ये बात HSRA के जो क्रांतिकारी हैं उनको जब पता लगती है तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर हमने इस बात को हजम कर लिया कि हाँ कोई बात नहीं, लाला लाजपत राय की शहीदी यूं ही हो गई, कोई बात नहीं हो गई, तो क्या होगा कि ये मैसेज गलत जाएगा कि हिंदुस्तान के क्रांतिकारी को, स्पेशली लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारी को मार दिया गया और हिंदुस्तान के युवाओं ने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा मैसेज ये नहीं देना चाह रहे थे, इसीलिए इन्होंने तैयारी की इस घटना का बदला लेने की। ठीक है, तो दिसंबर 1928 को इन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट का पूरा मन बना लिया, और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु इन्होंने लाहौर में और लाहौर में इन्होंने एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। वो पुलिस अधिकारी का नाम था JP सैंडर्स। ठीक है, JP सैंडर्स की उसके घर से बाहर निकलते वक्त इन्होंने हत्या कर दी थी। हालांकि जिसकी ये हत्या करने गए थे ये वो नहीं था, JP सैंडर्स एक अलग व्यक्ति था, और जिसकी हत्या करने के लिए गए थे वो अलग व्यक्ति था। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर जी और राजगुरु जी, ये जो शहीद लोग हैं, ये उस टाइम पर किस व्यक्ति की हत्या करने के लिए गए थे? ये आप अपने इस कमेंट में आप बताएंगे कि वो व्यक्ति का नाम क्या था। ठीक है, तो सैंडर्स की हत्या हो गई, और जैसे ही सैंडर्स की हत्या हुई है तो HSRA ने क्या किया? जगह जगह पर इसके पोस्टर लगाए। पूरे जगह पर जितनी भी इनकी थी उन जगहों पर इन्होंने पोस्टर लगाए, और पोस्टर में लिखा कि लाखों लोगों के चहेते नेता की हत्या एक सिपाही द्वारा किए जाना ये हमारे देश के लिए अपमान था, और अगर हम इसका बदला न लें, भारतीय युवक जो हैं वो इसका बदला न ले, तो ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें इसका बदला लेना होगा। तो इसीलिए हमने इसकी हत्या की है। लेकिन एक बात और लिखी थी इन्होंने कि हमने जो हत्या की है उसके लिए हमें दुख है। अब आप देखो ये कैसे क्रांतिकारी हैं, ये जो हत्या कर रहे हैं उसके लिए भी इन्हें दुख है, क्योंकि ये मानवीयता से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि ये भारतीय हैं, और भारतीय लोग मानवीय होते हैं, मानवीयता से जुड़े हुए होते हैं, इंसानियत की समझ जरूर रखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो ये जो अधिकारी मरा है, जिसकी हत्या हुई है, ये भी उस गंदे सिस्टम का एक हिस्सा था जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें दुख तो है कि इसकी हत्या हुई है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी उसी ग्रुप का या उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसको हम इंडिया से बाहर भगाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये हत्या करने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पुलिस और ब्रिटिश सरकार इनको ढूंढ रही है, और ये कोशिश करते हैं कि अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एसोसिएशन है उसका जो आइडिया है वो बाकी लोगों को पता चले। इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने बहरी सरकार के कान खोलने के लिए एक शानदार प्लान बनाया। इस प्लान में कुछ इतना खतरनाक नहीं था, कैसे कि कहा जाता है कि इन्होंने बम फोड़ा है या आतंकवादी है, लेकिन वो जो इन्होंने बम वहाँ पे फोड़ा था वो कोई बम नहीं होकर के एक तरीके से मामूली सा एक आप बोल दो फटाका टाइप में या बम था, जिसमें केवल धुआं हुआ था। होता ये है कि
अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का जो जिम्मा था वो मिलता है भगत सिंह को। भगत सिंह जी प्लान करते हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे और पार्लियामेंट में जाकर के वहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉम्ब गिराएंगे और वहाँ पर कुछ पर्चियाँ फेंकेंगे, पेपर्स फेंकेंगे, पैम्फलेट। वो पैम्फलेट इन्होंने फेंके। बम जो था वो किसी को मारने के लिए नहीं था या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं था, वो केवल जो पैम्फलेट इन्होंने फेंके उन पैम्फलेट में भी क्या लिखा है, उनमें ये लिखा है कि बहरी सरकार के कान खोलने के लिए या बहरी सरकार को सुनाई दे, इसके लिए हमने ये बम यहाँ पे फोड़ा है। और बम फोड़ने के बाद इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी देने के पीछे भी एक रीज़न था। गिरफ्तारी देने के पीछे रीज़न ये था कि जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा, तो मीडिया में भी वो चीज़ें छपेगी, जो भी इनके बयान होंगे वो मीडिया में छपेगी। और मीडिया में जब वो छपेगी तो इनका जो आइडिया है या इनके जो विचार हैं वो पूरे देश में बंट जाएंगे और लोग उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब पुलिस जो थी उनको पकड़ लेती है और ये अपने जो भी विचार हैं वो उनको बता देते थे, और जैसे बताते थे तो दूसरे दिन वो न्यूज़पेपर में हेडिंग बन जाती थी। ठीक है, मेन पेज पे आता था और सब लोग इनसे जुड़ते गए। पूरे भारत के जो लोग थे वो इनको एक तरीके से प्यार करने लगे थे कि इतनी सी उम्र में, 22-23 साल की उम्र में ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन होता ये है कि भगत सिंह और बीके दत्त, ये जो दो लोग थे, इन पर इस बम कांड को लेकर के मुकदमा चलता है और बाद में हम देखते हैं कि वो मुकदमा जो है वो तो साइड हो जाता है, लेकिन जो सैंडर्स की हत्या इन्होंने की थी उस हत्या में इन पर मुकदमा और चालू हो जाता है। और भी जो बचे कुचे केस होंगे वो भी इन पे लाद दिए गए होंगे, क्योंकि यही तरीका होता था दमन करने के लिए। तो सैंडर्स की हत्या में इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ध्यान रखना, बम फोड़ने के लिए सज़ा नहीं मिली है, फांसी की सज़ा मिली है सैंडर्स नाम के पुलिस अधिकारी की हत्या करने के लिए। ठीक है, अब इनका जो टारगेट था वो तो पूरा हो गया कि भाई पूरे देश में हमें अपने विचार फैलाने, फैल गए विचार, लोग इनके सपोर्ट में आ गए और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि महात्मा गांधी जो उस टाइम पे सबसे बड़े नेता थे, शायद वो इन्हें बचा लेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके दिमाग में भी, आपके पास कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को और इनको फांसी होने से रोक सकते थे? क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखो, इसका आंसर कुछ इस तरह से दिया जा सकता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह और इन राजगुरु इनकी फांसी ना रुके या फिर इनको मार दिया जाए, इनको शहीद कर दिया जाए, गलत है। महात्मा गांधी ने कभी भी ऐसा नहीं चाहा है। आप याद रखिए कि जो भी डिसीजन होते हैं उन डिसीजन की कुछ परिस्थितियां होती है। हर बार आप केवल जब डिसीजन देखोगे तो शायद आपको लगे कि ये कैसा डिसीजन लिया गया है, क्या इसमें वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे। अरे नहीं, आप उस ज़माने में या जब किताबें पढ़ोगे, आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे, तब आपको उनकी परिस्थिति समझ में आएगी और उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो डिसीजन उन्होंने लिए हैं उन डिसीजंस का मतलब समझ में आएगा। देखिए, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, जो भी जितना मैं जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग। गांधी जी का एक मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में आप देखते हो कि उसके लगभग कि लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट होना था, एक समझौता होना था। उस समझौते के दौरान की ये घटना है। तो लॉर्ड इरविन से जो उनका समझौता होना था, उस समझौते में कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने कहा कि गांधी जी आप एक करिए कि भाई जो समझौता आप करने वाले हो उसमें पहली शर्त ये रख दीजिए कि समझौता तभी होगा जब आप भगत सिंह, राजगुरु और इन लोगों को छुड़वाओगे, आप इनकी सज़ा खत्म कर दो, तभी मैं ये समझौता करूँगा। लेकिन गांधी जी ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, जो समझौता इरविन से मैं करने जा रहा हूँ उस समझौते में सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत का है, हिंदुस्तान की जनता का है, और हिंदुस्तानियों के लिए अगर मैं ऐसी शर्त इसमें डाल दूँ जिसको वो शायद मना भी कर दे, तो इस वजह से अगर ये समझौता नहीं हो पाया तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी इस देश को होगा, यहाँ के लोगों को होगा। इसीलिए इस बात को मैं इस तरह से नहीं रख करके, इसको मैं बात तो ज़रूर करूँगा लेकिन अलग तरीके से। तो गांधी जी ने क्या तरीका अपनाया? गांधी जी ने अपना समझौता तो किया, साथ में बाद में उन्होंने ये बात ऐड कर दी
कि अगर आप माहौल में, भारत के माहौल में सुधार चाहते हैं, लॉर्ड इरविन से वो कह रहे हैं कि अगर आप भारत के माहौल में सुधार चाहते हैं तो आपको इनकी सज़ा माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी सज़ा कम ही कर दीजिए। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देखो, अगर आप उस टाइम पीरियड में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, ऊपर से पार्लियामेंट में ये लोग घुस गए हैं, उसके बाद में इन्होंने सैंडर्स नाम के एक अधिकारी की भी हत्या की है, तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार भी बहुत गुस्से में है और पब्लिक भी बहुत गुस्से में है, और पब्लिक के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरीके से बहुत बड़ा गुस्सा का जो गुब्बार होता है वो फटने के लिए तैयार है। तो ऐसे में महात्मा गांधी ने उनको डर दिखाया कि अगर आप चाहते हो कि भारत का माहौल सुधरे तो आप इनकी सज़ा कम कर दीजिए। अगर आप इनकी सज़ा कम कर दोगे तो भारत का माहौल ज़रूर सुधरेगा। तो इरविन ने गांधी जी के लिए एक तारीफ वाली बात भी की कि देखो गांधी जी, आपने कितनी अच्छे तरीके से ये बात की है, नहीं तो आप चाहते हैं तो इसको एक शर्त की तरह भी लेके आ सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और गांधी जी से वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्प्रेस हुए, और जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भेजी, ब्रिटिश ताज के पास भेजी, तो उनको बोला गया कि देखो गांधी जी जो हैं वो अहिंसावादी व्यक्ति हैं, और वो ये मानते हैं कि जो हत्या हुई है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इन बच्चों को आप रिहा या फिर इनकी सज़ा आप कम कर दीजिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ये बोला कि अगर हम इनकी सज़ा कम कर दें या इनको बरी कर दें तो भारत के जो गुलाम लोग हैं उन लोगों के पास क्या मैसेज जाएगा कि ब्रिटिश सरकार के किसी भी अधिकारी को मार दो और सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई मैसेज जाए, इसीलिए गांधी जी की इस डिमांड को या इस मांग को उन्होंने दरकिनार कर दिया। अब गांधी जी ने दूसरा तरीका अपनाया। गांधी जी ने दूसरा तरीका क्या अपनाया? उन्होंने कानूनी तरीके से इनको छुड़वाने की या इनकी सज़ा कम करने की कोशिश की। उनको लग रहा था गांधी जी को कि अगर इनकी एक बार सज़ा हम कम करवा दें या ये फांसी की जो सज़ा है इसको टलवा दें तो उसके बाद हम दूसरा रास्ता कोई ना कोई ज़रूर ढूंढ लेंगे इनको बरी करने के लिए। लेकिन असलियत आप जानते हैं कि जैसे ही भगत सिंह जेल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपने तरीके में बदलाव लेके आए। वो क्या बदलाव था, इसको अभी मेरे को लगा है ऐसा मैं आपको समझा रहा हूँ। भगत सिंह जब जेल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जेल में जो कैदी हैं उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, उनको सही खाना नहीं मिल रहा है। ऊपर से भगत सिंह जी की और इन सब लोगों की डिमांड क्या थी कि हमको राजनीतिक कैदी की संज्ञा दी जाए, हमको क्या माना जाए? राजनीतिक कैदी माना जाए। इसके लिए उन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया, आमरण अनशन। आमरण अनशन बहुत लंबे टाइम तक चला। इस आमरण अनशन में 64 दिन के बाद, 64 डेज के आमरण अनशन के बाद जतिन दास जी की मृत्यु होती है। जतिन दास जी शहीद हो जाते हैं, और जब जतिन दास जी शहीद हो जाते हैं तो उनकी बॉडी को, उनकी डेड बॉडी को, उनके पार्थिव देह को लाहौर से ट्रेन में रवाना किया जाता है अपने गांव कलकत्ता के लिए। और जब कलकत्ता में उनकी डेड बॉडी पहुंचती है, उनका पार्थिव देह पहुंचता है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि लाखों लोग उनके पार्थिव देह को नमस्कार करने के लिए या उनको अंतिम बार दर्शन करने के लिए वहाँ पे उपस्थित थे। लाखों लोग। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उस दिन अंतिम संस्कार से पहले जो अंतिम यात्रा होती है उसमें 2 मील लंबी यात्रा वो चल रही थी, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर शामिल थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इतिहास में लिखा हुआ है। 6 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे शामिल थे। उस ज़माने में ना व्हाट्सएप चल रहा था, ना इंस्टाग्राम चल रहा था, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था कि क्विकली कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। फिर भी इनकी दीवानगी इतनी थी, लोग इनको इतना पसंद करते हैं, इतना इनको प्यार करते हैं कि एक बार जिसको भी खबर मिली वो सब वहाँ पे पहुँचे। आज अगर कोई भी इतना बड़ा नेता, अगर कोई भी क्रांतिकारी हो, कोई भी ये सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो जाओ, आप इकट्ठा करके बता दो 2000 लोगों की भीड़, 2000 लोग, 1500 लोगों को इकट्ठा कर लो, नहीं होंगे। लेकिन इनकी दीवानगी इतनी थी, इनके कर्म इतने अच्छे थे कि इन लोगों के अंतिम संस्कार में 6 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। दोस्तों, यही तो आपकी कमाई है कि अंतिम यात्रा में आपके पीछे कितने लोग रहे। खैर,
आगे हम देखते हैं कि जो सरकार थी उन्होंने ये डिसाइड कर ही लिया था कि इनको फांसी देनी है, इनको छुड़ाया नहीं जा सकता। इरविन ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए थे कि मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, और गांधी जो थे वो बहुत परेशान थे कि अब इनको कैसे बचाया जाए। इधर क्या होता है कि जो डेट इनको दी गई थी फांसी के लिए, तो उस डेट के जैसे जैसे वो पास आती जा रही थी तो भारत में माहौल एकदम गर्माता जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा लोगों में इसका बातचीत चल रही थी। ये हॉट टॉपिक बन चुका था कि इसको कैसे रुकवाया जाए, क्या किया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि जिस दिनांक को ये फांसी इनको देनी थी उससे एक दिन पहले ही इन्होंने 23 मार्च 1931 को, एक दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। और ये जब फांसी इन्होंने ली है, इनको फांसी मिली है, तब भगत सिंह जी की उम्र थी 23 साल, केवल 23 साल। 1907 में इनका जन्म हुआ है और 1931 में इनको ये शहीद हो गए। 23 साल की उम्र में जब इनको फांसी के तख्ते पर लाया गया तो ऐसा नहीं है कि काँप रहे थे, ऐसा नहीं है कि डर रहे थे। ये उस टाइम पर भी मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ माए रंग दे बसंती चोला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस तरह के ये गीत गा करके इन्होंने विदाई ली, ये शहीद हुए। अद्भुत है, इतना जज्बा, इतनी हिम्मत और इतनी देशभक्ति। आज की तरह नहीं है दिखावटी लोग जो देशभक्ति के नाम पर लोगों के सामने नाटक प्रस्तुत कर देते हैं। ये सच्ची देशभक्ति है। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपना जीवन दिया है। एक इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी बुक में ये भी लिखा है कि जब वो शहीद किए जा रहे थे, जब वो शहीद हो रहे थे, तो उन्होंने कहा, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन उल्फत, मेरी मिट्टी में से भी खुशबू ए वतन आए। तो दोस्तों और साथियों, आज आपको छात्र कह के संबोधित नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स नहीं बोल रहा हूँ। तो इस तरह से थे आपके क्रांतिकारी शहीद शेर आज़म भगत सिंह। आज इस ज़माने में जब हम आज़ादी को हल्का समझ रहे हैं, उन्होंने आज़ादी के लिए अपना जीवन दिया, उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो नमन है ऐसे शहीदों को मेरी तरफ से, परिधि ई-लर्निंग की तरफ से। ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमारी श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए और सैल्यूट है दिल से ऐसे शहीदों के लिए। तो साथियों, ये वीडियो आप आज हर एक अपने मिलने वाले के पास शेयर करिए ताकि वो भी जान सके कि शहीद आज़म भगत सिंह या हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कितनी पीड़ाएं उठाई है, उन्होंने कितना दुख झेला है और इस देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। तो आज शहीद दिवस है और उस शहीद दिवस पर हमारी तरफ से शहीद आज़म भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जी, इन सबको हमारी तरफ से शत शत नमन और भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।